जय हिंद। 21 में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बिहार एसएससी के कर्मचारी चयन आयोग में जो कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन में हम लोग डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज 9 है। तो टेस्ट सीरीज 8 तक हो चुका है, उसमें आप लोग देखिएगा और उसका समझिएगा क्वेश्चन आंसर। तो इसमें 9 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। तो कुछ और क्रांति उसके बारे में जान लेते हैं। तो जिसमें है सबसे पहले श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक कौन है श्वेत क्रांति के? तो वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन ने कब श्वेत क्रांति का बारे में बताया? तो 1970 ईस्वी के लगभग। उसके बाद है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। और इसके जनक कौन है? हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्ण। और ये 1985-90 के बीच वर्ष में ये संबंधित है उससे। और उसके बाद है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। जनक इसके श्रीमती इंदिरा गांधी। 1968 और 78 के बीच में रजत क्रांति का, इंदिरा गांधी के समय में ये रजत क्रांति का अंडा उत्पादन के बारे में संबंधित है। उसके बाद है पीली क्रांति जो कि तिलहन उत्पादन। सैम पित्रोदा ने 1986-90 में पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन। फिर गुलाबी क्रांति। इस गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? दवा, झींगा और प्याज। यह है डॉक्टर दुर्गेश पटेल, इसके जनक है गुलाबी क्रांति के। दुर्गेश पटेल 1970 में गुलाबी क्रांति के बारे में बताया, दवा और झींगा प्याज के बारे में। उसके बाद है लाल क्रांति जो कि मांस और टमाटर से। इसका विशाल तिवारी जनक है 1980 के लगभग। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत क्या है? चुनाव आयोग का गठन का उल्लेख है। और 1993 में क्या होता है? भारत में चुनाव आयोग की बहुत सदस्यता बना दिया गया था। चुनाव आयोग चुनाव संबंधी सर्वोच्च संस्था है। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और वर्तमान में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है अभी। उसके बाद 3 नंबर में है 3 नंबर में जो राज्य भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वो कौन है? तो वो रबड़ उत्पादन में केरल है जो कि सर्वाधिक उत्पादन में देता है। और केरल में नारियल का भी सबसे अधिक उत्पादन होता है। मसालों का उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश और केरल दोनों में होता है। मसाला में कौन कौन है? आंध्र प्रदेश और केरल। और कहवा में कर्नाटक। और इलायची में केरल सबसे अधिक। और बड़ी इलायची में जो कि सिक्किम सबसे अधिक उत्पादन करता है। मतलब छोटी इलायची में केरल सबसे अधिक और बड़ी इलायची में सिक्किम सबसे अधिक। और गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। और उसके बाद आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है? मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था। मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था। किसके अधीन में? तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग बनेगा जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग जो कि 1931 के जाति की जनगणना के आधार पर हुआ, जो ओबीसी के 27% आरक्षण देने की संस्तुति की। वही मंडल आयोग के सिफारिश को बीपी सिंह सरकार ने मंजूर कर दिया और अगस्त 1990 में रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय क्या दिया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। उसके बाद है 5 नंबर में हम लोग का क्या है? तो किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ था? तो कौन से युद्ध के? तो इसका होगा सेडान का युद्ध। 1870 में जो सेडान का युद्ध हुआ उसमें जर्मनी इटली का एकीकरण का पूर्ण रूप हुआ था। इटली और जर्मनी का ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव था। उसके बाद क्या है? नेपोलियन के आक्रमण के बाद इटली और जर्मनी में क्या हुआ? राष्ट्रवाद एवं एकीकरण का दौर चला। उसके बाद है जर्मनी के एकीकरण के लिए अनेक युद्ध लड़ा गया, जिसमें सेडान का युद्ध अंतिम और सबसे निर्णायक युद्ध हुआ। सेडान के युद्ध में क्या हुआ? फ्रांस को जर्मनी ने पूरी तरह से हरा दिया और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि जर्मनी के एकीकरण के लिए किया गया और इस युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से सेना हटा ली। उसके बाद है 6 नंबर। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री नाम
प्रयुक्त होता है? हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री नाम प्रयुक्त होता है। हिमालय के उत्पादन टर्सिया काल में हुआ था। हिमालय के स्थान पर क्या हुआ? 5 करोड़ वर्ष पूर्व टेथिस सागर था। जहां अभी हिमालय है वहां क्या था? 5 करोड़ साल पहले टेथिस सागर था। और हिमालय जो कि विश्व की सबसे नवीन बलित पर्वत है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848.86 मीटर है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला लगभग कितनी है? 2400 किलोमीटर लंबी है। और विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला, जो कि 7000 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद 7 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो आरबीआई का कार्य क्या नहीं है? रुपये का मूल्य निर्धारण करना, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। समान केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक आता है, जिसमें करेंसी नोट का निर्गमन करना, सरकारी बैंक का काम या बैंकों के बैंक का काम, या विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, या साख नियंत्रण, या आंकड़ों का संग्रह पर प्रकाशन, ये सब आरबीआई का काम है। इसके बाद आते हैं 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है? राजनीति में धन का प्रयोग, ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है? राजनीतिक में धन का प्रयोग। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। और भारत में 17वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, जिसमें बोहरा समिति ने राजनीति में अपराधीकरण पर गठित किया। नौकरशाह, व्यापारी एवं नेता के बीच संबंध लोकतंत्र के कमजोर करने वाली कड़ी रही है। लोकतंत्र को बेहतर शिक्षा और सदाचार से बनाया जा सकता है। 9 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो ऊंचा पर्वत शिखर केटू भारत का। गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर है। कंचनजंगा भी हिमालय क्षेत्र में भारत की ऊंची चोटी है। माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। और माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर अपनी नक्काशी के लिए विख्यात है। भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा। उसके बाद 10 नंबर में है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये की गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो कि 3 नंबर में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय कब से कब तक है? तो 1969 से 74 तक है, जिसमें विकास का लक्ष्य बहुत तेज गति से कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रण करना और विदेशी सहायता को अनिश्चितताओं के लिए प्रभाव को कम करना था। चौथी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 5.7% था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास लक्ष्य क्या है? 3.3% है। उसके बाद है 11 में, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये क्या होगा 11 का? डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 14 अगस्त को क्या होता? बी आर अम्बेडकर 1931 को बंबई महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान क्या बोले डॉक्टर अम्बेडकर ने? इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूल की भांति धूल उठाते हुए लेकिन अस्तर नहीं उठाते। 1931 में क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया। उसके बाद है 12 नंबर में, 1977 में चुनावों में जनता पार्टी का नारा था। तो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? लोकतंत्र बचाओ, ये था जनता पार्टी का नारा। 1970 के जो चुनाव हुआ तो जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। और 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और वही जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया 1974 में। और 1970 के लोकसभा चुनाव में जनता दल से मोरारजी देसाई का नेतृत्व में सरकार बनाई गई और जनता दल में मतभेद के कारण सरकार अपनी पूरी अवधि नहीं कर पाई। उसके बाद है 13 नंबर में, राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है।
अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है धन विधेयक में। वही राज्यसभा को क्या है, 14 दिन के समय मिलता है। यदि इतने समय में विधेयक वापस नहीं होता तो उसे पारित समझा जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा हुआ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों के द्वारा हुआ। उसके बाद 15 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार कार्यक्रम है। तो स्वरोजगार कार्यक्रम क्या है, यह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके अंतर्गत क्या है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरू किया गया। रोजगार आश्वासन योजना 1993 ईस्वी में शुरू किया गया। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में चला। उसके बाद है 16 में, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 84 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें और लोकसभा में अधिकतम सीट 552। वर्तमान में लोकसभा में 543। तो 543 सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा या वयस्क के द्वारा होता है। एंग्लो इंडियन को उचित प्रतिनिधि नहीं होने पर राष्ट्रपति ने 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन 104वां संशोधन द्वारा नहीं बढ़ाया गया और अनुच्छेद 81 के अधीन लोकसभा का गठन किया जाता है। उसके बाद 17 में आते हैं, भारत में कृषि जन पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है। श्रेणी मापदंड एक मार्क है। भारत में कृषि जन पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है, एक मार्क है। भारत में कृषि पदार्थ हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है, एक मार्क। केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। ISI मार्क टिकाऊ वस्तु पर लगाया जाता है। हॉलमार्क आभूषणों पर मापदंड निर्धारित का पैमाना है। इसके बाद 18 में, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो 18 में क्या है, 7 मौलिक अधिकार होगा। भारत में संपत्ति का अधिकार जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया। और संपत्ति का अधिकार क्या था, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्रदान किया जाता था। संपत्ति का अधिकार 6 मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार 6ठी मौलिक अधिकार था। और 1978 में क्या किया गया, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में रखा गया, जो अब खाली केवल कानूनी अधिकार है। उसके बाद 19 में, एक गठन सरकार से अभिप्राय है। तो एक गठन सरकार से क्या अभिप्राय है, 2 या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार को गठबंधन सरकार बोलते हैं। जैसे भारत में 1990 के दशक में गठबंधन सरकार की प्रक्रिया तेज हो गई। केंद्र में 2 दल का समूह है, एक है यूपीए और एनडीए जो कि बीजेपी के नेतृत्व में और यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में संचालित हो रही है। लंबी अवधि के बाद 2014 के बीजेपी पूर्ण बहुमत लोकसभा में प्राप्त किया। इसके बाद 20 नंबर में क्या है, सूचना का अधिकार एक कानूनी है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। ये क्या है, सरकार क्या कर सकती है, इसका आंसर होगा सरकार क्या कर रही है। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, इसमें सरकार क्या कर रही है, इसका सही आंसर है। जैसे सूचना का अधिकार एक कानूनी है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, इसमें बोलता है पूछना क्वेश्चन की सरकार क्या कर रही, क्या काम कर रही है। जैसे आरटीआई के द्वारा अति संवेदनशील विषय को छोड़कर कोई भी व्यक्ति देश हित समाज के हित में कुछ भी सूचना मांग सकती है। सूचना मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता, सूचना नहीं देने का कारण पूछा जा सकता है। सूचना का अधिकार यूपीए सरकार की देन है और आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया था। आरटीआई एक्ट कब लाया गया था, 2005 में। इसमें क्वेश्चन बीबीआई आने वाला है। उसके बाद 21 में, बिहार
के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे? बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे तो क्या थे? अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। बिहार के इतिहास के प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। दो गज जमीन अब्दुल अस्मा द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया। फिर एक प्रसिद्ध गजल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बल्कि शायर बिस्मिल अजीमाबादी थे। उसके बाद है 22 नंबर में। 22 नंबर में क्या? कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है सीएसपी के द्वारा। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? सीएसपी के द्वारा। कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में किया गया और कृषि मूल्य आयोग 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। एमएसपी का उद्देश्य कृषि को उचित मूल्य प्रदान करना और बाजार में स्थिरता प्रदान करता, मूल्यों को अति उतार चढ़ाव में छुटकारा पाना। उसके बाद 23 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो वो है कोयला। कोयला है जो कि गैर परंपरागत स्रोत नहीं है ऊर्जा का। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कोयला नहीं है। तो ऊर्जा का मुख्य दो स्रोत है, कौन कौन? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जिसमें कोयला, डीजल, पेट्रोल ये है परंपरागत है, और गैर परंपरागत ऊर्जा है दूसरा में, इसमें नवीनीकरण स्रोत के नाम से जाना जाता है जिसमें सौर ऊर्जा, बायोगैस, पन बिजली आदि आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। भारत में लगभग 67% ऊर्जा की पूर्ति तापीय ऊर्जा से होती है। उसके बाद है 24 नंबर, कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? तो कोंकण तट गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। कोंकण तट गोवा और दमन के बीच स्थित है। कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है, मालाबार तट केरल में, और पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट अवस्थित है, और कोरोमंडल तट जो कि उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। 25 नंबर में एम्नेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत संबंधित है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स। तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार से संबंधित है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? विश्व में मानव अधिकार की रक्षा करना। इसका मुख्यालय लंदन शहर में स्थित है। यूएनओ ने विश्व मानव अधिकार को सार्वभौमिक बनाने की घोषणा की और 1948 में क्या है? यूएनओ ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया। उसके बाद है 26 में, नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो नगरीय क्षेत्रों में यह है शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है। उसके बाद है 27 में, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस के द्वारा होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध किससे? सुशासन गुड गवर्नेंस से। जैसे जीवी के राव समिति ने जिस जिला विकास प्राधिकरण पद का सृजन का सिफारिश किया था, वही विकास प्रशासन की अवधारणा के कारण डीसीजी पद सृजन किया गया। उसके बाद 28 नंबर में, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? भारत में झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। भारत में झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। झूम कृषि को अलग अलग शताब्दी में अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। जैसे झूम की खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। आदिवासी वन को काटकर उसे जलाकर उस राख पर 2 से 3 वर्षों तक खेती करते हैं, फिर उस भूमि को छोड़कर अन्य स्थानों पर इसकी प्रक्रिया अपनाते हैं। झूम खेती मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी करते हैं। यह है झूम कृषि। इसके बाद 29 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो वह है कामरूप है जो कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। कामरूप असम का पुराना नाम
भारत का पोटाश उर्वरक के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है और भारत में सबसे अधिक यूरिया उर्वरक का प्रयोग करता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना परसेंट होता है? 46%। और हमारे खेतों में उर्वरक का उचित अनुपात में प्रयोग नहीं होता। उसके बाद है 30 नंबर में, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध, भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध 261 मीटर। भाखड़ा नंगलवर भारत की प्रथम कंक्रीट बांध। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भारत में प्रथम बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। उसके बाद है 31 में, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो तीसरे अंग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो कि सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग माना जाता है, कार्यपालिका को लोकतंत्र का दूसरा अंग और प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ अंग माना जाता है। भारतीय जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? विधायिका को न्यायपालिका से अलग रखने का निर्देश दिया गया अनुच्छेद 50 में। उसके बाद है 32 नंबर में आते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुछ बुक देखते हैं, हिंद स्वराज के महात्मा गांधी की, इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद 1950 से 1962 तक रहे। 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और है भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचार के पोषक थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए कहा कि मैं एक गणतंत्रवादी और समाजवादी हूँ। 33 में क्या है? नदी जो दक्षिण भारत की गंगा से नाम से जानी जाती है वह क्या है? नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है कावेरी। कावेरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण का वृद्ध गंगा कहा जाता है। और कावेरी नदी कहाँ से कहाँ है? कर्नाटक से तमिलनाडु राज्य के बीच में कावेरी नदी है, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक को बीच में बंटवारा करता है। वही विवाद चल रहा है दोनों के बीच। और संसद द्वारा नदी घाटी बोर्ड 1956 में बनाया गया, किसके कितने अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर अवस्थित है। वही श्रीरंगपट्टनम मैसूर राज्य की राजधानी टीपू सुल्तान का है। उसके बाद आते हैं 34 नंबर में, राजनीतिक दलों का चिन्ह कौन वितरित करता है? राजनीतिक दलों का चिन्ह चुनाव आयोग वितरित करेगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित है। वही अनुच्छेद 324 से 29 चुनाव से ही संबंधित है। और भारत का प्रथम महिला चुनाव आयुक्त श्रीमती रमा देवी थी। उसके बाद आते हैं 35 में, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये होगा 35 का ए, मालदीव। अब आते हैं 36 में, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल बरूनी, जो कि पुराणों का अध्ययन किया था। अबू रहैल अल बरूनी जो कि 1017 में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। भारत के बारे में अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम क्या था? किताबुल हिंद। भारत की खोज पुस्तक भारत के सामाजिक व्यवस्था जाति प्रथा पर विशेष चर्चा किया गया था। अल बरूनी लिखते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था की एक विशेषता है कि प्रत्येक जाति अपने नीचे जाति ढूंढ लेते हैं। यह कथन जाति प्रथा को स्वीकार करती है। 37 नंबर में 1905 में क्या है? बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये हो गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में बनारस हिंदू अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। बनारस कांग्रेस अधिवेशन में क्या था? स्वदेशी प्रस्ताव रखा गया और 1906 में कलकत्ता कांग्रेस में पारित कर दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के उदारवादी नेता थे और गोपाल कृष्ण गोखले लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना
औरंगजेब से किया था। और गोखले अंग्रेजी शासन पद्धति में विश्वास रखते थे। 1905 में गोखले ने भारतीय सेवा समाज की स्थापना की। 1905 में 38 में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। उपनिषद का अर्थ क्या? निष्ठापूर्वक पास बैठाना या गुरु शिष्य के। 1000 ईसा बीसी या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच क्या हुआ? 108 उपनिषद लिखा गया। उपनिषद भारतीय चिंतन का चरम है। इसे आत्मा और परमात्मा के रूप में विस्तृत चर्चा किया गया। कठोपनिषद में आत्मा के अजर और अमरता की चर्चा नचिकेता के प्रकरण में है। 39 में क्या है? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो महात्मा गांधी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए और साबरमती आश्रम से गांधी ने 78 समर्थक के साथ 12 मार्च 1930 को पद की शुरुआत की और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसका प्रथम चरण क्या है? दांडी मार्च का, तो 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक, और फिर दूसरा है जनवरी 1932 से 1934 तक, अप्रैल 1934 तक। इस आंदोलन में महिलाओं का सहभागिता उल्लेखनीय रही। 40 में क्या है? शैलकृत मंदिर है। तो शैलकृत मंदिर क्या है? कैलाश मंदिर एलोरा। शैलकृत मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। एलोरा के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अवस्थित है। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने किया। राज राजेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। उसके बाद 41 में भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। तो 41 का बी नागपुर में। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित कहाँ है? नागपुर में। 41 के बी। राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय नागपुर में। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में स्थापित कब हुआ? 1849 ईस्वी में। और प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1835 में किया गया। भारत भवन भोपाल में स्थित है और विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसमें क्वेश्चन याद करने लायक है, सुनिए बार बार। 42 में बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की? यह होगा 42 का ए, रमेश पवार को नियुक्त करने की घोषणा की। 43 में बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो बिहार राज्य में शहरीकरण की दर 11.29% है। देश में शहरीकरण का प्रतिशत 31.2% है। और गोवा जो कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है जबकि न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत जिला पटना और सबसे कम समस्तीपुर। उसके बाद आते हैं 44 नंबर में क्या है? रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉर्पोरेट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह होगा यतीश यादव ने लिखा। 44 का डी। 45 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? तो यह है पढ़े भारत। उसके बाद है 46 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवन की स्थापना की? तो यह होगा 46 का बी, महू। उसके बाद है 47 में शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया? यह होगा 47 का बी, यूनिसेफ के द्वारा। 48 में क्या है? पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। यह होगा 48 का डी, सी रंगराजन। 49 में वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में
इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? ये होगा बी डकोटा। उसके बाद है 50 में, समप्राय मैदान संबंधित है। समप्राय मैदान किससे संबंधित है? नदी से। समप्राय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी का अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। क्षैतिज अपर्दन और निक्षेप दोनों मिलकर समप्राय मैदान का निर्माण करती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।